तो आइए हम एक काम करेंगे, सबसे ज्यादा आउट ऑफ दीज मैकेनिज्म्स हम सबसे पहले SN2 SN1 पर फोकस करेंगे। सबसे पहले SN2 SN1 पर फोकस करेंगे, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आइए तो इस चैप्टर का सीक्वेंस समझते हैं। पहले इस चैप्टर में हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ होते हैं, किन कंडीशंस में ये होते हैं। पहले तो ये क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये मैकेनिज्म्स कहाँ हो सकती हैं, इन मैकेनिज्म्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होगा शुरुआत का। आइए तो पिछली क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए मैं आपको SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या होता है ये समझाता हूँ। तो सारे लोग देखें, स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक ये देखिए क्या है, ये है CH3। इट इज विजिबल और नॉट? ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया। आइए इधर करते हैं, SN2 मैकेनिज्म। बहुत आराम से देखेंगे आप। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये H है, ये H है, ये H है और ये H है। क्लियर? मीथेन है। अब अगर मीथेन का एक H मैं हटा दूं, वो कोई भी H हो सकता है, और वहां मैंने एक लीविंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? लीविंग ग्रुप, Cl। क्लियर? अब आप देख सकते हैं चारों H एक जैसे हैं, सो यू कैन प्लेस Cl एनीवेयर, यहां 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 कहीं भी लगा सकते हो। यू कैन प्लेस लीविंग ग्रुप एनीवेयर, कहीं भी लगा सकते हो। क्लियर? मैं ऐसे भी लगा सकता हूं, ऐसे भी लगा सकता हूं। पहले वाले में और इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और इस पे मैंने डाल दिया मित्रों NaOH, इस पे डाल दिया NaOH। अब आप सब पहचान सकते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। और क्या चाहिए एक रिएक्शन कराने के लिए? और क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल। तो आपको ये पता है कि भैया यहां लीविंग ग्रुप कौन है, यहां लीविंग ग्रुप है Cl, और यहां ये देखो ये OH माइनस, और यहां ये पार्शियल माइनस। समझना मामले को, देख लो, ये सीन है भाई साहब। अब आपको आंसर का आइडिया लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई हटा दो Cl हटा दो, OH लगा दो। आप ऐसा सोच रहे होंगे धीरे धीरे कि Cl हटाओ, OH लगाओ, अल्कोहल बनाओ। अब गलत नहीं सोच रहे हैं। दरअसल हम एक्चुअली प्रोसेस की बात करेंगे कि क्या हुआ होगा बीच में। चलिए, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड है, ये H और ये Cl, ठीक है, और यहां पर ये OH माइनस। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, ये ऐसा हैलाइड है, सुनेंगे ध्यान से, ये ऐसा हैलाइड है जिसकी CCl बॉन्ड में लीविंग टेंडेंसी तो है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफरेंस वाली बात कर रहा हूं। यह ऐसा हैलाइड है जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में लीविंग टेंडेंसी तो है, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने आप डिसोसिएट नहीं हो सकता, या और बेहतर बोला जाए इस न्यूक्लियोफाइल की हेल्प के बिना डिसोसिएट नहीं हो सकता। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखें, आपको सारे एटम का अगर आप साइज देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि इस कार्बन से, क्योंकि कार्बन पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इस कार्बन को अप्रोच करने के लिए इस OH माइनस या इस न्यूक्लियोफाइल के पास बेस्ट अप्रोच इस जगह से है। बेस्ट अप्रोच इस जगह से है क्योंकि ये लीस्ट हिंडर्ड साइट है। पहला पॉइंट, ये साइट लीस्ट हिंडर्ड है, सारे लोग देखेंगे, लेकिन आप और लीस्ट हिंडर्ड कहीं ढूंढ सकते हैं। देखो ये सबसे बड़ा ग्रुप था, तो इस सबसे बड़े ग्रुप के मैक्सिमम अवे से ये अप्रोच करेगा,
ये मैक्सिमम अवे 180 डिग्री हो सकता है। इससे भी अच्छा एक लॉजिकल एंगल है, इस बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल लगा हुआ है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस बॉन्ड में, और इसके अपोजिट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल है। तो मेरे भाई याद रखना, कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसे देखकर अप्रोच करेगा। अगर कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, आपने नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे। इतना हम पढ़ चुके हैं जीओसी के हाइपर कंजुगेशन में, इतना पढ़ चुके हैं, इसका टेंशन मत लेना। इस बॉन्ड में कार्बन क्लोरीन का बॉन्डिंग है, 180 डिग्री पर इसी बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग, जो कि यूजुअली खाली रहता है, ये खाली, तो OH माइनस इस एंटी बॉन्डिंग को देखकर अप्रोच करेगा। अब आप यहां बहुत तर्क दे सकते हैं, लाइक सर इसमें भी बॉन्डिंग होगा, इसका भी एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, यस। इसमें भी बॉन्डिंग होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, यस। इसमें भी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, बिल्कुल सही। 4 एंटी बॉन्डिंग खाली। अब आप कहोगे उन 4 में ये वाला क्यों लिया, तो आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जल्दी जाते हैं। अब ये जो 4 एंटी बॉन्डिंग तुमने अभी सोचे, उन 4 में ये लो एनर्जी पर होगा। अब ये लो एनर्जी पर क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। दिस इज कॉल्ड सम सॉर्ट ऑफ बेंट रूल। बेंट रूल में आप पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट होता है तो ऑर्बिटल के साइज और एनर्जी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो ये बेंट रूल पढ़ा है तो समझ जाएंगे, नहीं पढ़ा है तो आईओसी में वेट करिएगा। तो फिलहाल देखिए 2 लॉजिक हैं जिससे 100% क्लियर हो रहा। फर्स्ट, ये बड़ा ग्रुप है, इससे अवे मैक्सिमम 180 हो गया, से इसे हटाएगा। दूसरा, इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग जो कि लो एनर्जी पर है वो यहीं अवेलेबल है, तो ये OH इस रास्ते से जाएगा, और अगर OH इस रास्ते से जाएगा तो ये इस रास्ते से भागेगा, क्योंकि इस पर भी माइनस चार्ज है और इस पर भी माइनस चार्ज है। तो एज दे वुड अप्रोच ईच अदर, तो भाई आप देख सकते हैं इस कार्बन पर जाएगा तो माइनस माइनस रिपल्सन, आई थिंक क्वाइट इजी। चले, तो मेरे भाई यहां पर अगर आप फील कर पा रहे हैं तो सब कुछ साइमल्टेनियस हो रहा है। ये H, ये H, ये H, ध्यान से देखिए आप, ये H, क्लियर। और देखिए यहां से कोई आ रहा है, कौन है वो, OH, और यहां से कोई जा रहा है, कौन है वो, ये देखिए Cl। तो सारे लोग ध्यान से देखेंगे इसे, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है। और आप देखें ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। ध्यान से देख सकते हैं, ये बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और कार्बन क्लोरीन भाग रहा है, क्योंकि माइनस माइनस रिपल्सन से। आप देख सकते हैं पेंटावेलेंट कार्बन यहां पर है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट में ऑर्बिटल्स, पेंटावेलेंट कार्बन ट्रांजिशन स्टेट। आप देखेंगे कई बार इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं ऐसे बनाऊंगा, कार्बन थोड़ा सा 90 डिग्री घुमा दूंगा, H, अरे उससे फर्क थोड़े पड़ेगा 90 डिग्री घुमाने से, हैं, टेंशन मत लेना, ये तो टेंशन लेकर बैठे हो तुम। ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल, ट्रांजिशन स्टेट ऐसे भी दिखाई जाएगी, ये दोनों सेम है, बस 90 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। तो आप समझें, जैसे जैसे OH पास आएगा वैसे वैसे लीविंग ग्रुप दूर जाएगा, समझ में आया। तो सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस मिला है इसे। तो भाई साहब ये रिएक्शन ऐसी है जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। आपको याद करो 12th में रिएक्शन में क्या नियम स्टार्ट करने का पहला लेक्चर, टाइप ऑफ रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन, A से B, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट चले गए तो बीच में बस TS आया होगा, ट्रांजिशन स्टेट।
मेरे भाई ये बॉन्ड टूट रही है टूट जाएगी, ये बन रही है बन जाएगी। अब बनने वाला आंसर देखो आप, और ये निकल गया आपका NaCl, ये NaCl निकल गया, देख लें आप। ये आपकी रिएक्शन हो गई। अच्छा बताओ, इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, सारे लोग ध्यान से देखते हैं, नोट में बताओ ये कितने स्टेप की मैकेनिज्म है, कितने स्टेप की मैकेनिज्म, कितने स्टेप हुए, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, तो एक ही स्टेप की तो मैकेनिज्म है, तो ये है 1 स्टेप मैकेनिज्म। अरे 1 स्टेप का मतलब दिस प्लस दिस, वो आंसर आ गया ना। ये तो ट्रांजिशन स्टेट है भैया, एरो के ऊपर ये कैसे बना होगा, ये कैसे टूटा होगा वो बता, 1 स्टेप मैकेनिज्म। सेकेंड पॉइंट, क्या इस रिएक्शन के दौरान कोई कैटायन, एनायन या रेडिकल बना है? ना, कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। बेसिकली कार्बोकैटायन की क्या बात करें, नो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट, क्या आपने देखा है ट्रांजिशन, देखो बिना ट्रांजिशन स्टेट के दुनिया की कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा विचित्र है, ये पेंटावैलेंट है, ये बात लिख सकते हैं। A pentavalent कार्बन ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, इन्वॉल्व। फोर्थ पॉइंट पर चलिए मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है और ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है लीविंग ग्रुप, क्या आपने ये महसूस किया कि न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप को बैक साइड से अप्रोच कर रहा है, बैक साइड से अप्रोच कर रहा है, अपोजिट साइड से अप्रोच कर रहा है? अगर कोई ये पूछे तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर है कि इस बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग इधर होता है एक, दूसरा क्या है यहां लेस क्राउडेड होता है, ठीक है। तो भाई साहब इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, बैक साइड अटैक, बैक साइड ऑफ व्हाट, लीविंग ग्रुप, बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। चलिए अब एक मजेदार चीज सोचो जरा, मजेदार चीज सोचो। पहले इन तीनों H को देखो, H H H, तो ये ऐसे थे, ऐसे, ये 3 H जो थे दे वर लाइक दिस, क्लियर। और प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट तक आते आते देखो ऊपर वाला ऐसा हो गया, वेज वाला बाहर की तरफ था, बाहर। अब समझना, इस चीज को समझना पड़ेगा ध्यान से। मैं आपके सामने कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आई होप आप देख पाएंगे इसे, शायद देख पा रहे हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स गुड। तो ये अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा, हाँ ये अरेंजमेंट जो है वो यहां पर है, ठीक है। तो आप देखें ये कलर थोड़े से लाइट हो गया, तो डार्क लेता हूं, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ चले। तो देखिए ये ऑरेंज है आपकी तरफ, ऑरेंज है, ये वेज है, ग्रीन डैश है, और ये ब्लू अप है, ये यहां पर। तो इधर से कुछ अप्रोच कर रहा था, इधर से कुछ अप्रोच कर रहा था, ध्यान से देखना, ऑरेंज जो था वो वहीं आगे ही है, आप ही की तरफ है, देखो। और ये अंदर है, ये अंदर से अंदर हो गया, ये इधर से इधर हो गया, और ये ब्लू थोड़ा ऐसा हो गया। अब आप देख रहे हैं ये फ्लिप हो गए, फ्लिप हो गए, फ्लिप, देख लो देख लो। पहले ये कैसे था, ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था। कभी छाता देखा है, छाता हवा में पलट जाता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, फील किया आपने, फील किया? तो मेरे भाई जो वेज था, ये वेज है, ये वेज, तो ये वेज ही है आपका, ये आपके तरफ ही है भाई, देखो अभी भी और पहले भी। पहले ऐसा था यहां पर वेज,
और अभी भी देखो ये वेज ही है आपकी तरफ, समझ में है। उसी तरीके से डैश ये अंदर की तरफ घूम रहा है और ये ऊपर, तो इसे बोलते हैं बॉन्ड का इन्वर्जन हो जाना। बॉन्ड्स ऐसी थी और ये ऐसी हो गई, तो ये हो गया बॉन्ड का इन्वर्जन। इसे थोड़ा मैं ऐसे समझाऊं तो आप और अच्छा समझेंगे। ये ऐसा था और ये ऐसा हो गया, तो हम बोलेंगे बॉन्ड का इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा सेगमेंट है। आप देखें, मैं थोड़ा सा कलर कर दूं, अगर ये ऑरेंज वाला जो है ये यहां रहेगा, ठीक है, और ये येलो वाला जो डैश डैश मैं कर रहा हूं वो येलो की जगह रहेगा। ये समझना है, बहुत आसान है ये, इसमें कोई दिक्कत है तो फिर ये वाला। तो मेरे भाई अगर ये सेंटर कायरल होता, सोचो अगर इस H की जगह कुछ HDT लगा होता, एक H होता, एक D होता, एक T होता, तो आप देख रहे हैं आपको इन्वर्टेड फॉर्म मिलती। इन्वर्टेड फॉर्म है, ये पूरा इन्वर्टेड फॉर्म में रहता, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक साइड अटैक होने की वजह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट जो मिलती है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलती है। चलिए एक और पॉइंट, आप मुझे रेट एक्सप्रेशन बताइए। रेट एक्सप्रेशन SN2, ये SN2 है या नहीं वो पता कर लेंगे। मुझे बताओ रेट एक्सप्रेशन, एक ही स्टेप है तो यही RDS होगा, एक ही स्टेप है तो यही RDS होगा। इसमें ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड और ये है न्यूक्लियोफाइल। तो एल्काइल हैलाइड को जनरली मैं लिखूंगा RX और न्यूक्लियोफाइल को मैं लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल ही लिखूंगा। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं RDS में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक ये और एक ये, तो दो चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये रिएक्शन क्लियरली SN2 है। क्या है ये, SN2, RSN2 इक्वल टू K कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ SN2, और RX और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा। आई होप आपने इतना केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया। तो ये है SN2 मैकेनिज्म, जिसमें आप देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल असिस्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल के वजह से लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा होता है, ठीक है। चलिए तो इसके कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं। 6 पॉइंट हो गया है, 7th पॉइंट करेंगे। आप देखिए रेट एक्सप्रेशन हो गया, इससे साफ साफ समझ में आ गया कि बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है। बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, मैंने आपको बोला था RDS में जितने रिएक्टेंट होंगे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। 8th पॉइंट, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन के बाद हम कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये पावर्स का सम होता है, ऑर्डर, क्लियर। अब एक मजेदार पॉइंट आएगा जो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी करा था, या यहां पर भी हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल मुझे बताइए, सोचिए अगर किसी एक H की जगह अगर D होता, किसी एक H की जगह अगर D होता, बहुत ध्यान से सुनना, किसी एक H की जगह अगर D होता तो रिएक्शन के रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप से बदल दिया। ध्यान से सुनना सारे लोग, मैंने हाइड्रोजन को उसके आइसोटोप D से बदल दिया और फिर ये रिएक्शन कराई, तो देखा गया रिएक्शन के रेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने Cl की जगह Cl का एक हैवी आइसोटोप डाल देता, मान लेते हैं Cl35 है और मैं यहां Cl37 लगा देता, तो मेरे भाई अब ये रिएक्शन स्लो हो जाती, क्योंकि देखें ये बॉन्ड का टूटना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का टूटना रिएक्शन में इन्वॉल्व है, RDS में इन्वॉल्व है, RDS में इस बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है। और आपको पता है कि हैवियर एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर मैंने Cl का हैवियर आइसोटोप लिया तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ये थोड़ा स्लो टूटेगा तो रेट कम हो जाएगा। यानी कि आप किस चीज को आइसोटोप से बदल रहे हैं, वो चीज या उसका इन्वॉल्वमेंट RDS में है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि H की जगह D कर दूं, तो क्या इस रिएक्शन के रेट में कोई
चेंज होगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि देखो CH बॉन्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली उसका बॉन्ड के टूटने का, ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं बार बार बॉन्ड टूटना बोल रहा हूं, यानी कि जब बॉन्ड टूटना इन्वॉल्व होता है तभी मेजर एंड इफेक्टिव चेंज देखने को मिलता है। तो मेरे भाई H को D से रिप्लेस करने, इसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और लीविंग ग्रुप को उसके आइसोटोप से बदलना, उसे बोलते हैं एलिमेंट इफेक्ट। एलिमेंट इफेक्ट। अगर H को D से रिप्लेस किया तो उसे बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, और अगर लीविंग ग्रुप को किया तो उसे बोलते हैं एलिमेंट इफेक्ट। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख सकता हूं, H को D से रिप्लेस किया है, और यहां क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। ठीक है, ओके। तो आपको जैसे जैसे मैंने अभी बताया भी कि यहां अगर आप देखें तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है नहीं, क्योंकि H की जगह D लगाने से बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट है। एलिमेंट इफेक्ट प्रेजेंट है। अगर Cl की जगह में इसका आइसोटोप लाऊंगा तो डेफिनेटली रेट घटेगा। तो ये पॉइंट है, पूरी ऑर्गेनिक में ऐसा हर रिएक्शन के बारे में आएगा। तो आप हर रिएक्शन के बारे में यही देखेंगे कि H को D से चेंज करने पर क्या वो रेट को चेंज कर पा रहा है या नहीं। चलिए ये सारे पॉइंट्स के बाद एक छोटा मोटा और पॉइंट है वो भी कर लेते हैं। लुक एट व्हाट यू आर डूइंग। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, आपने 2p 3p एक वीक बॉन्ड तोड़ा और आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया 2p 2p। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट है, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर ले रहा हूं, आप ऐसा ऑर्डर ऊपर नीचे मत करना, ठीक है। 12th पॉइंट। 12th पॉइंट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मेरे भाई वन स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन। ये स्टार्ट हुआ और ये आंसर आ गया। ये क्या है आपका? पेंटावेलेंट TS। ये है आपका पेंटावेलेंट TS। ये क्या है आपका? रिएक्टेंट। ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। अगर आपको याद हो तो जो हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, सिंगल स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, वहां पर भी हमने ग्राफ ऐसा ही बनाया था, बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना था। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम ले लें यहाँ पे। तो भाई साहब SN2 के बारे में हर छोटी से छोटी बात हम जान चुके हैं, और अगर आपको और छोटी बात जाननी है तो चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बोलो। आप में से कई लोग के दिमाग में आया होगा sp3d। तो sp3d नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, ये sp2 है। कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होता, कार्बन में d ऑर्बिटल नहीं होता, सुन लो। तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्लियर। और सुनना है तो सुनो, ये जो बॉन्ड है, ये वाली, ये बॉन्ड है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। सुना होगा आपने, बनाना बॉन्डिंग में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर हो गए। हाउ 4 इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में लगे और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में हैं, तो यू कैन हैव 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो आप ये पॉइंट्स भी कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ट्रांजिशन स्टेट में, पॉइंट में ही लिख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट SN2। SN2 क्या होता है ये आप समझ गए, और अब हम समझेंगे SN1 क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये हटा रहा हूं, देख लीजिए मैं हटा रहा हूं, ओके। इसे SN2 कर लेना, ठीक है। अब SN2 कर लेना, क्या दिक्कत है? अब SN1 को ध्यान से पढ़ेंगे, और SN1 पढ़ते समय हम ये पता करने का प्रयास करेंगे कि why SN1 is different from SN2 and मतलब what is actual difference, ठीक है।
चलिए आइए ध्यान से देखेंगे SN1। ये SN1, ये SN1, ठीक है भाई। आइए, मैंने आपको अब जो कंपाउंड दिया, ध्यान से सुनिए, उसमें यहां मिथाइल है, यहां पर भी मिथाइल है, चलो यहां पर भी मिथाइल है, और ये Cl। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंस इन एग्जाम्पल। SN2 में HHH थे, यहां मैंने मिथाइल 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 ले लिया और मैंने इस पे एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया, मैंने इस पे एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। सो व्हाट वुड बी आंसर, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो अरे भाई मैकेनियम पर चलते हैं, देखेंगे अभी ये SN1 है या नहीं, सब समझेंगे। फिलहाल यहां ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये Cl है। ध्यान से सुनना, SN2 में यहां हाइड्रोजन थे, यहां ये 3 डिग्री है और बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप है। यहां कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, ये खुद बहुत बड़े ग्रुप है, ये खुद बहुत बड़े ग्रुप है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां कार्बन क्लोरीन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा या SN2 के केस में ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप था, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जब ये तीनों H थे तब Cl के पास डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा थी, या अभी जब ये तीनों मिथाइल हैं तब डिसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा है? ये आपको जवाब देना है, सोचो। ऑब्वियसली यहां डिसोसिएशन टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि ये बल्कियर ग्रुप्स हैं और ये भी बड़ा वाला है, तो इसकी वजह से, इसमें रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड बेहद कमजोर होगी और सही परिस्थितियों में टूट जाएगी। क्या समझ रहे हैं आप? पहला रीजन, दिस लीविंग ग्रुप इवन कंटेन्स हायर लिविंग टेंडेंसी ड्यू टू रिपल्सन और स्टीयरिक क्राउडिंग। ड्यू टू रिपल्सन एंड स्टीयरिक क्राउडिंग, वन ऑफ द फैक्ट इज, क्लियरली सुन लो सारे लोग, मैं यहां लिख रहा हूं, get easily dissociated due to steric crowding, भीड़ भाड़ ड्यू टू स्टीयरिक क्राउडिंग। एक बात। दूसरी बात, नाउ थिंक अबाउट दैट एंटी बॉन्डिंग, नाउ थिंक अबाउट दैट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल that would not be available, that would not be available due to again crowding. No one can approach to that anti-bonding orbital because अरे ये spherical होंगे, 3D होंगे, 3D समझना। फिलहाल उससे पहले की बात देखो, get easily dissociated due to steric crowding। और मेरे भाई समझो मामले को, न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही ये डिसोसिएट हो जाता है। इट गेट्स डिसोसिएटेड इवन यू कैन से बिफोर अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब बनने वाली चीज में आएगा एक कार्बोकेटायन। देखो मदरबोर्ड पर ये आ गया भाई साहब कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन, ये फर्स्ट स्टेप है, कार्बोकेटायन आ गया। और जब न्यूक्लियोफाइल आया तो मेरे भाई आप देख सकते हैं सीन ये रहा था, ये CH3, ये इधर प्लस। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास इधर भी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है और इधर भी अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है। ये जो चैप्टर पढ़ के आए हो केटायन भाई, लेफ्ट राइट अटैक होगा या आप बोलोगे टॉप बॉटम अटैक होगा। तो मेरे भाई यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो मजेदार चीज क्या है, अगर ये बैक साइड अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, तो यू वुड गेट आंसर समथिंग लाइक, देखें जरा, CH3, सही है। और अगर ये इधर से अटैक करता है, सो यू वुड गेट CH3। तो यू कैन सी कि शुरुआत में तीनों बॉन्ड का
तीनों बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा था, एंड इन दिस आंसर वो ऐसा है, इट रिजेंबल्स a lot with SN2 प्रोडक्ट, यानी कि यहां इन्वर्जन हुआ है, बॉन्ड्स का क्या हुआ है, इन्वर्जन। यू कैन से प्रोडक्ट इन्वर्टेड है, थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटेगरी में जाए, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जबकि यहां पर आप देखें तीनों बॉन्ड ऐसी हैं तो ये तीनों बॉन्ड ऐसी हैं, तो यहां हम बोलेंगे चेंज नहीं हुआ, यहां रिटेन्ड रह गया, जैसा था वैसा रिटेन्ड रह गया, तो ये रिटेन्ड प्रोडक्ट, रिटेन्ड प्रोडक्ट। अब मजेदार चीज क्या है कि ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, लेकिन ये अगर कायरल सेंटर होते तो ये प्रोडक्ट मिरर इमेजेस होती। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लुक एट this time these products retained and inverted products are same because of having symmetry। तो आप देखें अगर यही कायरल सेंटर होता या सिमेट्री नहीं होती तो ये दो प्रोडक्ट्स होती, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती। सो दिस इज ऑल अबाउट, आप जरा ध्यान से देखें, एक और पॉसिबल मैकेनिज्म हमने यहां की है। नाउ थिंक अबाउट दिस, यहां बॉन्ड टूटा है, यहां बॉन्ड बना है, थिंक अबाउट कि कौन सा स्टेप स्लो होगा, बॉन्ड का टूटना या बॉन्ड का बनना। ओके, सो ऑब्वियसली टूटना जो होगा वो आरडीएस होगा। ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब कई मजेदार पॉइंट्स यहां पर हैं, आप में से मैं एक प्रश्न पूछूंगा और आप में से कई बुद्धिजीवी गलत आंसर देंगे इसका। ये मैकेनिज्म के बारे में पहले 4-5 पॉइंट लिख लेते हैं, फिर पूछता हूं ताकि आप कायदे से रायता फैलाएं। ठीक है, आइए नोट, बताओ ये कितने स्टेप की मैकेनिज्म है, ये कितने स्टेप की मैकेनिज्म है? 2 स्टेप की, पहले में बॉन्ड टूटा है, दूसरे में बॉन्ड बना है। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN2 से कंपेयर करते जाओ, वो था 1 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा बताइए, वहां कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था, कार्बोकेटायन या कुछ भी नहीं, यहां बना है क्या? हाँ बना है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। यार कार्बोकेटायन बना है, यहां रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी रिएक्शंस में अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो होगी, यहां नहीं है, किसी और क्वेश्चन में हो सकती है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। चलो मुझे बताओ, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट दोनों बन सकती, तो वो भी लिखें, रिटेन्ड एंड इन्वर्टेड, बोथ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। सही है, इसमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। आरडीएस है केटायन का बनना, तो ये मैं लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। मेरे भाई दरअसल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत जाता है, लोग फॉर्मेशन ऑफ केटायन, फिर आगे चलकर जब कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो केटायन स्टेबिलिटी पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन फिनोमेना पर डिपेंड करता है, केटायन कैसे बना है, केटायन जल्दी बना है या देर से बना, रेट यहां से डिसाइड होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या हम बोले डिसोसिएशन ऑफ RX इज RDS। क्लियर? ये RDS। चलिए अगला पॉइंट, हमेशा की तरह हम पूछेंगे रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन मेरे भाई यही समझने वाली चीज है, अगर ये RDS है तो RDS में इकलौती एक ही चीज मौजूद है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, एक ही चीज इन्वॉल्व है RDS में, रिएक्टेंट, दैट्स व्हाई इट्स SN1। तो जब हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसके रेट एक्सप्रेशन में केवल RX आएगा, RSN1 इक्वल टू KSN1 RX। तो आप साफ देख सकते हैं ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। आइए
अब मजेदार बात यहां पर एक और है, ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि इसकी पावर से हम लिखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अच्छी बुक्स में लिखा होता स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सुनेंगे इसका लॉजिक, सुनेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वाई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? दरअसल एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वहीं से ये आंसर मिलेगा कि सर ये एल्काइल हैलाइड है, रिपल्सन से बॉन्ड वीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये टूटा कैसे? ये टूटा कैसे? बॉन्ड वीक है यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये आयन बनाए किसने? तो मेरे भाई पहली जीओसी की पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। तो आपको याद होगा किसी बॉन्ड को आयंस में तोड़ने का काम पोलर सॉल्वेंट करता है, पोलर सॉल्वेंट। तो कहीं ना कहीं इस बेहद वीक बॉन्ड को तोड़ने का काम सॉल्वेंट ने किया है। सॉल्वेंट ने इसे तोड़ा है और कैटायन एनायन को स्टेबलाइज भी किया होगा। तो मुद्दा यह है कि यहां सॉल्वेंट था। अब आप कहोगे जब सॉल्वेंट था तो आपने सॉल्वेंट इन्वॉल्व हुआ तो आपने ये क्यों कहा कि आरडीएस में एक ही चीज है? ये एक टेक्निकल चीज है। यहां पर सॉल्वेंट ने ही इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प की और फिर मैं कहता हूं आरडीएस में एक ही रिएक्टेंट है। मेरे भाई सुनना, पूरी कहानी ऐसे ही है कि सॉल्वेंट इस रेट एक्सप्रेशन में मान लेते हैं यहां पर है, बट यूजुअली सॉल्वेंट इतना ज्यादा रखा जाता है कि उसका कंसंट्रेशन कभी वेरी करता ही नहीं। तो इस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट में एज्यूम कर लेते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर सुना होगा। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसीलिए है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहां कोई एक और चीज इन्वॉल्व थी और सिंस उसका कंसंट्रेशन जो था वो लगभग फिक्स था तो हम उसे कांस्टेंट मान लेते हैं और ऐसी रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सो आई थिंक आपको दो चीजों का आंसर मिल रहा है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड व्हाई इट गेट्स डिसोसिएटेड, because solvent is there and since solvent is in excess, that's why it is taken it is taken as a constant and reaction is called pseudo first order। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप चाहें तो ये थोड़ा डिटेल में लिख लेंगे। जैसे मैंने लिखा गेट्स इजिली डिसोसिएटेड ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग एंड बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, पोलर सॉल्वेंट। आप धीरे धीरे सोचें तो आप कंडीशंस भी पता कर पाएंगे कि कब ये होगा कब वो होगा। तो यह यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ बताओ, चलो आप बताओ, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं? अगर मैं H को D कर दूं, अगर मैं H को D कर दूं तो क्या आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है क्या? क्या आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रही है क्या? ना। तो साफ साफ शब्दों में सुन लो 9th पॉइंट, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता, यहां पर कोई काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सोचो अगर मैं सीसीएल की जगह इसका हैवी आइसोटोप ले लेता तो भाई साहब एलिमेंट इफेक्ट होता, बिल्कुल होता, एलिमेंट इफेक्ट, क्योंकि वो बॉन्ड तो टूट रही है। एलिमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व, ये दोनों पॉइंट SN2 और SN1 के सेम है। वहां भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं था और एलिमेंट इफेक्ट था, यहां पर भी सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट वो है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, यहां हेडिंग डाल लेना यार दोस्त, उसमें क्या है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, और ये क्या बना रहा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है ना अपने को। 2 स्टेप है, पहला आरडीएस सबसे ऊंचा पीक, फिर क्या आया कैटायन, और फिर कैटायन से ये आंसर देख सकते हैं, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है कार्बोकैटायन,
कार्बोकेटायन। तो बहुत इजी, अगर रीअरेंजमेंट होता तो हमें इस ग्राफ में थोड़े चेंजेस करने पड़ते। तो अभी अभी आपने सीखा है कि SN1 क्या होता है, SN1 क्या होता है, और आपने उधर सीखा SN2 क्या होता है। दोनों में बारीक डिफरेंसेस बताए गए हैं। और अब वो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और इसमें मुझे ऐसा लगता है आप लोग कई लोग बुद्धि लगाएंगे और गलत दिशा में बुद्धि लगाएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप SN2 मैकेनिज्म को समझ गए और SN1 मैकेनिज्म को समझ गए, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी मैकेनिज्म फास्ट होती है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, आपको बताना है कौन सी मैकेनिज्म फास्ट होती है। ठीक है, सो टेक 30 सेकेंड। सोच रहे हैं आप? बहुत अच्छे। ओके, अब दो टाइप के प्राणी होते हैं जो ये क्वेश्चन सुन के क्या सोचते हैं। पहला टाइप, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्संस और स्टूडेंट्स, वो सीधा बुद्धि नहीं लगाते, वो जो दिखता है बस उसी पे चले जाते हैं। SN1 में 2 स्टेप हैं, SN2 में 1 स्टेप है, यहां 2 होने में टाइम लगेगा, पहले ये होगा फिर ये होगा। SN2 में तो खटाक से 1 स्टेप हो जाएगा। तो भाई साहब आप डैश हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं। क्लियर? दूसरे कैटेगरी के बच्चे ये होते हैं कि SN2 और SN1 में कौन सा फास्ट है। ये तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चले कि किसका RDS फास्ट है। क्योंकि किसी रिएक्शन की रेट या स्पीड, किसी रिएक्शन की स्पीड या रेट सारे स्टेप से नहीं पता किया जाता, केवल RDS से पता किया जाता। तो मुझे SN1 का RDS देखना चाहिए और उधर SN2 का RDS देखना चाहिए। और साफ साफ शब्दों में अगर आप दोनों RDS को ध्यान से महसूस करें तो आपके मुंह से अनायास ही निकलेगा, अरे ये तो SN1 होगा जो फास्ट होगा। क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, और जबकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल के आने के बाद, न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट करने के बाद जाकर निकला था। तो आई थिंक इट्स अ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दैट यूनिमॉलिक्यूलर, व्हाई दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर। ना सोचो ना अकल से पैदल, अगर ये स्लो होता तो न्यूक्लियोफाइल आके इसकी हेल्प कर रहा होता तो ये बायोमॉलिक्यूलर हो जाता। So every you can find in substitution and elimination that unimolecular reaction would be faster than biomolecular reaction, because of the same reason, because of the same reason. आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस वीडियो को वापस प्ले करके सुन लीजिएगा आप। SN1 में डिसोसिएशन हो जाता है बिफोर कमिंग न्यूक्लियोफाइल, एंड whereas SN2 न्यूक्लियोफाइल actually involves itself to assist dissociation of leaving group. I think it's quite clear, and it is not valid for this SN1 and SN2. Elimination में हम पढ़ेंगे E1 and E2, तो same thing would be valid there. हटा रहा हूं मैं, हम सीख गए हैं SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, हम सीख गए, हटा रहा हूं। ओके, सो नाउ 2 मैकेनिज्म हम और लेंगे, और वो है SN1 डैश एंड SN2 डैश। अब ये डैश मैकेनिज्म का लफड़ा है क्या, डैश क्यों लगा देते हैं ऐसा, ठीक है। अब वो वाले डैश की बात नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, सारे लोग देखें एग्जाम्पल। तो ये है एग्जाम्पल, CH2CH CH2Cl, सारे लोग देखिए, एंड दिस कार्बन इज 14 एंड दिस कार्बन इज 14, और मैंने यहां पर लिया न्यूक्लियोफाइल, एंड मैं आपको बोल रहा हूं मैकेनिज्म SN1 है। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको बता दिया मैकेनिज्म SN1 है।
तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि ये Cl हटा होगा। भाई SN1 अभी अभी पढ़ के आए हो ना कि न्यूक्लियोफाइल के पहले Cl हट गया होगा, तो Cl हटा होगा, यहां प्लस आया होगा। क्लियर? वो अलग बात है, आपको दिख रहा है कि प्लस यहां भी रहेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लेकिन सुनना, जो प्लस यहां रहेगा डेफिनेटली उससे आंसर आपको ये मिलेगा, देख लें आप, ये मिलेगा, हाँ या ना? ओके, सो दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली SN1। देखना डैश क्या डैश वाली चीज है, देखना मेरे भाई, इसी रिएक्शन में, ये 2 एरो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है आप समझ लेना। इसी रिएक्शन में जब Cl हटा होगा प्लस यहां के साथ साथ यहां भी रहा होगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट C14 कार्बन। आप देख सकते हैं ये भी इस रिएक्शन का आंसर होगा, ये भी इस रिएक्शन का आंसर होगा। क्लियर? एंड यू वुड गेट सरप्राइज टू नो कि इसी रिएक्शन को हम SN1 डैश बोलते हैं, SN1 डैश। दरअसल डैश मैकेनिज्म्स अपीयर्स इन एलाइलिक सबस्ट्रेट्स, एलाइलिक सबस्ट्रेट्स। आई थिंक आपके पास इतनी बुद्धि है कि ये एलाइलिक है, एंड सबस्ट्रेट का मतलब होता है जिसपे सब्स्टिट्यूशन कराया जाना है, तो एलाइलिक सबस्ट्रेट, दिस इज एलाइलिक सबस्ट्रेट। इसमें डैश मैकेनिज्म देखी जाती है, बहुत क्लियरली देखें। ओके, कैसे? अगर जहां लीविंग ग्रुप लगा है, जहां लीविंग ग्रुप लगा है, अगर वहीं न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो सिंपल मैकेनिज्म, लेकिन अगर उसके एलाइलिक पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो डैश मैकेनिज्म। तो मैं साफ साफ यहां पर लिख देता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट SN1 डैश एंड SN2 डैश मैकेनिज्म। ओके, एंड क्लियरली मामला ये है, सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स, ठीक है, हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन एलाइलिक सबस्ट्रेट, जैसा कि यहां पर शो किया हुआ। तो बहुत आसान है, देखा आपने, SN1 डैश खटाक से हो गया, यहां कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्जांपल नंबर 2, सेम क्वेश्चन में ले लेता हूं, CH2 CH CH2 Cl एंड अगेन इट्स अ 14 डीलिंग विद, तो इस रिएक्शन में एक आंसर नहीं आएगा, ये दोनों आंसर होंगे, दिस प्लस दिस। सिमिलरली आई थिंक तुम समझ गए हो सब यार। मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया, एंड इफ दिस मैकेनिज्म इज SN2, क्लियर? सो व्हाट वुड हैपन, न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता रहेगा और Cl हटता रहेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो इधर जुड़ता जाएगा, Cl हटता जाएगा, जुड़ता जाएगा, हटता जाएगा, you would get CH2 CH CH2 nucleophile 14. So this is your pure SN2. Now talking about dash mechanism, SN2 dash, what would happen actually? ध्यान से देखेंगे, यहां न्यूक्लियोफाइल ने डेफिनेटली इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाला होगा, याद है आपको? तो मेरे भाई एंटी बॉन्डिंग को इलेक्ट्रॉन से मतलब है, देखना बहुत मजेदार होगा, बहुत मजेदार होगा मेरे भाई। अगर इस एंटी बॉन्डिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डाल दे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डाल दे और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पाई के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले, तो आप देखें फिर वही हुआ, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है एलाइलिक पोजीशन पर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, Cl बाहर हो गया, सो यू वुड गेट आंसर लाइक दिस। धैर्य से देखो भाई, इसमें कोई केटायन वेटायन नहीं बनता, ये तो याद होगा ना, बुद्धिमान इंसान याद होगा ना, इसमें कोई केटायन नहीं बनता है। इस एंटी बॉन्डिंग को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन मिले
और यहां जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी उसे न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इवन बेटर यू कैन से कि ये बना है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट में इलेक्ट्रॉन देने से, और ये बना है पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट में इलेक्ट्रॉन देने से। सो दीज टू आर, बस इतना याद रखो, SN1 में केटायन बनता है, SN2 में नहीं बनता। तो SN2 में जो भी होगा सब साइमल्टेनियस होगा। इसका कार्बन से जुड़ना, इस बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का बनना, इस बॉन्ड का टूटना, सब एक साथ हुआ है। सो दिस इज योर SN2 डैश। सिमिलरली हम आगे चलकर SNI और SNI डैश भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है। क्लियर? क्या होता है ये तो हम सीख गए हैं। थोड़ा बहुत आइडिया भी लग रहा है हमें कि SN2 कब होगा, SN1 कब होगा। जैसा एक आइडिया आपने लगाया होगा कि सर SN1 में आपने बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, SN2 में छोटे छोटे ग्रुप लगाए। तो ये सारी चीजें आप आइडिया ले रहे हो। जैसे आपको ये भी याद होगा SN1 में आयन बनते हैं, तो SN1 में सर पोलर सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें, तो अब हम, हमारा अगला पॉइंट यही है कि वो फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे जिनमें SN1 और SN2 की फेवरेबल कंडीशंस हम समझ पाएंगे। ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN मैकेनिज्म। कौन से फैक्टर्स हैं जो SN मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं? पहला, जैसा भी मैंने बात किया, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, कि आपका RX है कैसा। बी, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, जो छोड़कर जा रहा है वो कैसा है। मान लो उसका छोड़कर जाने का मन ही नहीं है, उससे भी तो सब्स्टिट्यूशन पे फर्क पड़ेगा। अगली बात है कि जो आ रहा है हटाने, न्यूक्लियोफाइल, उसका नेचर कैसा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन करा रहे हो, जिस सॉल्वेंट में रिएक्शन करा रहे हो, उस सॉल्वेंट का नेचर क्या है। इट्स अ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट्स अ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे भाई ये 4 पॉइंट्स हम जब पढ़ लेंगे तो हम ये समझना सीख जाएंगे कि SN1 कहाँ होता है और SN2 कहाँ होता है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये पॉइंट, एक पॉइंट तो, 2 पॉइंट तो हम करेंगे आज। हटा रहा हूं ये पॉइंट ऊपर वाला। चलिए देखिए, दैट इज ऑल अबाउट ए पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और समय की समाप्ति हो रही है, तो नया टॉपिक नई क्लास से चालू करेंगे। कैसा रहेगा? बढ़िया। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और SN2 SN1 की थ्योरी को रिवाइज कर लीजिएगा एक बार।